Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel Sociology MCQ series पार्ट 4 में आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे इम्पोर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बेसिक रिसर्च. रिसर्च की बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन दो टाइप्स होती हैं. एक होती है बेसिक रिसर्च जिसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, एक होती है अप्लाइड रिसर्च जिसको प्रैक्टिकल रिसर्च भी बोला जाता है. तो जो बेसिक रिसर्च है उसका मेन जो हमारा फोकस होता है, पर्पस होता है, वो हम नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं, ठीक है. और जो अप्लाइड रिसर्च होता है इसमें हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं. तो यहाँ पे जो सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये अप्लाइड रिसर्च इसमें होता है. एनालाइज फाइनेंशियल ट्रेंड ये भी गलत ऑप्शन है. क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज़ ये भी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डेवलप थेरीज एंड नॉलेज. तो जो बेसिक या प्योर रिसर्च है उसका मकसद सिर्फ नॉलेज और थेरीज को बनाना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. इनमें से कौन सी ऐसी खसूसियत है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं होती. सब्जेक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, ओपन एंडेड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल डेटा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव में होता है, क्वालिटेटिव में नहीं होता. बाकी ये जो तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्वालिटेटिव की हैं. अब क्वालिटेटिव डेटा या रिसर्च क्या होती है, इसको हम नेचुरलिस्टिक या इंटरप्रेटिव भी बोलते हैं. में न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता. इसमें मेथड्स कौन कौन से आ जाते हैं, कंटेंट एनालिसिस, केस स्टडी, फोकस ग्रुप, इन डेप्थ इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, ये कुछ मेथड्स होते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, नरेटिव रिसर्च या डिस्कोर्स एनालिसिस वगैरह इसकी कुछ टाइप्स हैं. उसके बाद थर्ड MCQ है क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंस, मेजरिंग वेरिएबल्स, जनरेटिंग थीम्स, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेजरिंग वेरिएबल्स. क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम पॉजिटिविस्टिक या एम्पिरिकल रिसर्च भी बोलते हैं. इसमें हम फोकस करते हैं न्यूमेरिकल डेटा पे, यानी जो हमारे पास डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है. इसके मेथड्स की बात करें तो सर्वे एक्सपेरिमेंट, क्वासी एक्सपेरिमेंट या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह इसके कुछ मेथड्स होते हैं. और टाइप्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शामिल है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेजरिंग वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ होती है. उसके बाद नेक्स्ट MCQs है मिक्स मेथड रिसर्च, कंबाइन थेरीज एंड कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. मिक्स मेथड अप्रोच में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को कंबाइन करके रिसर्च कंडक्ट करते हैं. मिक्स मेथड अप्रोच को हम मल्टी मेथड या हाइब्रिड रिसर्च भी बोलते हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोचेस को कंबाइन किया जाता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने एक स्टडी कंडक्ट किया स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कि वो ऑनलाइन क्लासेस से या कोर्सेज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, तो यहाँ पे आप सर्वे कंडक्ट करोगे जो कि क्वांटिटेटिव है. और क्वालिटेटिव में आप इंटरव्यू कंडक्ट करोगे ताकि आपको जो है इस फिनोमिना से रिलेटेड डीपली उसको आप अंडरस्टैंड कर सको. तो मिक्स मेथड में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को कंबाइन करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट MCQs है एक्शन रिसर्च इज़ टिपिकली कंडक्टेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, डेवलप यूनिवर्सल थेरीज, क्रिएटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या वैलिडेट एग्जिस्टिंग रिसर्च. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. यानी एक्शन रिसर्च एक ऐसे टाइप है रिसर्च की जो कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है. और इसमें हम जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें शामिल होती है, यानी उनको इन्वॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द की फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंट्रोल ओवर वेरिएबल, ओपन एंडेड इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या यूज़ ऑफ केस स्टडीज़. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ये एक ऐसी टाइप होती है रिसर्च की जिसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है. एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसमें आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो और उसका इफ़ेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हो जिसमें आपने देखना है एक्सरसाइज का वेट लॉस पे इफ़ेक्ट. तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेट लॉस जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जब आप एक्सरसाइज को मैनिपुलेट करोगे, ज़्यादा करोगे, कम करोगे, तो उसका आप इफ़ेक्ट देखोगे वेट लॉस पे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो और इफ़ेक्ट चेक करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे और उनके दरमियान एक कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है. उसके बाद नेक्स्ट MCQs है इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डेटा इज़ कलेक्टेड.
सबसे पहले अब इसमें हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम एक ही पार्टिसिपेंट का ग्रुप होता है और उससे ओवर अ लॉन्ग पीरियड उनसे ही डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो आप लंग कैंसर से रिलेटेड, आप देखते हो कि स्मोकिंग का उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है लंग्स पे। तो आपने 3-4 लोग लिए, ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं, और एक एक साल बाद आप चेक करते हो कि उनके लंग्स पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसमें आप कॉन्टीन्यूसली ओवर टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो एक ही ग्रुप से। एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम ये गलत हो गया, ये वाली रिसर्च और होती है, उसको हम आगे देखते हैं। फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ये भी नहीं है, थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये भी नहीं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एक ही लोगों के ग्रुप से हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच रिसर्च डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, हिस्टोरिकल या डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है उसमें हम पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक उनकी एज, डेमोग्राफिक्स या फिर एजुकेशन वगैरह। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, इसमें ये क्वांटिटेटिव होती है, इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया। कोरिलेशनल स्टडीज़ भी क्वांटिटेटिव होती हैं, इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, जैसे एक्सरसाइज और वेट लॉस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कोरिलेशनल उसमें आता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव होता है और ये पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है, जैसे डेमोग्राफिक्स वगैरह हो गई। उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च क्वालिटेटिव होता है, जिसमें हम पास्ट इवेंट्स को या फिनोमिना को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ पायलट स्टडी इज़ कंडक्टेड टू। अब पहले हम समझते हैं पायलट स्टडी क्या है। पायलट स्टडी एक स्मॉल टेस्ट स्टडी होती है, यानी आप मेन स्टडी करने से पहले या रिसर्च करने से पहले उसको टेस्ट करते हो, देखने के लिए कि जो आप मेथड्स और टूल यूज़ कर रहे हो वो ठीक हैं भी या नहीं, यानी कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए आप इसको कंडक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जहाँ 100 लोगों से डेटा कलेक्ट करना हो, पहले आप 20 लोगों से लेके चेक करोगे कि जो आप टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो वो ठीक है, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये होती है पायलट स्टडी। तो यहाँ पे अब देखें ऑप्शंस हैं, टेस्ट हाइपोथेसिस, एनालाइज लार्ज डेटाबेसेस, समराइज रिजल्ट्स या रिफाइन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है रिफाइन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, कि अगर आपके मेथड या टूल्स वगैरह सही नहीं है तो आपको पायलट स्टडी के थ्रू पता चल जाएगा और आप उसको रिफाइन कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आर कंडक्टेड ओवर टाइम, स्नैपशॉट स्टडीज़ एट अ पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या फोकस ऑन क्वालिटेटिव डेटा। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने पहले डिस्कस की कंडक्टेड ओवर टाइम कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल की ऑपोजिट जो है वो है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल होती है आप एक जगह पे गए, एट द स्पॉट आपने लोगों से डेटा कलेक्ट किया और ये आपका काम ख़त्म हो गया, अब आपने दोबारा दोबारा उनसे डेटा कलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है स्नैपशॉट स्टडीज़ एट अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं वो अपने काम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, तो आप जाते हो, आप उनसे उस पॉइंट पे डेटा कलेक्ट करते हो, उसको देख एनालाइज करते हो और फाइनल कंक्लूजन दे देते हो। तो ये है स्नैपशॉट स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें आप पॉपुलेशन से सिंगल टाइम पे डेटा लेते हो और उसमें ही जो है उसके करेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड और बिहेवियर वगैरह को आप चेक करते हो, मेजर करते हो। तो ये होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस, कोटा बेस्ड या इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी के नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसी टाइप है सैम्पलिंग की जहाँ पर हर मेंबर के पास इक्वल चांस होता है कि उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है जिसमें हम स्ट्रेटास बना के उसमें से रेंडमली चूज़ करते हैं लोगों को। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स रेंडमली फ्रॉम सब ग्रुप्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि यहाँ पे हम रेंडम सैम्पलिंग को ही अप्लाई कर रहे होते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को आप पहले सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो जिसको स्ट्रेटा बोला जाता है, और उसके बाद आप उनमें से हर एक में से जो है वो रेंडमली लोग चूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक यूनिवर्सिटी से डेटा कलेक्ट करना है तो वहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हो उनको कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, इन से मैंने डेटा कलेक्ट करना है। तो वो जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो स्ट्रेटास होंगे और रेंडमली आप जो स्टूडेंट्स उनमें से चूज़ कर रहे होगे वो आपका सैम्पल होगा और वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू आपने उनको चूज़ किया होगा।
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसी टाइप है सैम्पलिंग की जिसमें हर एक बंदे के पास चांस नहीं होता कि उसको सेलेक्ट किया जाए, बल्कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी बेसिस पे हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं एज अ सैम्पल। तो यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, क्लस्टर सैम्पलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक भी। तो सिर्फ एक कन्वीनियंट सैम्पलिंग बचा है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है। इसके टाइप्स देख लेते हैं, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। ये 4 टाइप्स होती हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है, इन स्नोबॉल सैम्पलिंग पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड रेंडमली फ्रॉम लिस्ट। ये तो गलत हो गया क्योंकि स्नोबॉल जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, यहाँ आप रेंडमली चूज़ नहीं कर सकते। यूजिंग स्ट्रेटिफाइड ग्रुप, ये भी गलत हो गया क्योंकि स्ट्रेटिफाइड जो है सैम्पलिंग वो रैंडम सैम्पलिंग में आता है। बाय डिवाइडिंग इनटू क्लस्टर्स, ये भी गलत हो गया। तो जो ऑप्शन है बेस्ड ऑन रेफरल, स्नोबॉल सैम्पलिंग में रेफरल की बेस पे आप अपने पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करते हो। स्नोबॉल सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक होती है जहाँ पे एक पार्टिसिपेंट अगर आपके पास आ रहा है तो वही फिर आगे आपको बताता है कि ये बंदा भी आपको डेटा दे सकता है या आपकी स्टडी से रेलिवेंट है, तो फिर वो रेफ़र करता है और इस तरीके से आपके पास जो है वो पार्टिसिपेंट आते हैं और आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग रिक्वायर्स रैंडम नंबर जनरेशन, डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर बाय डिवाइडिंग इनटू क्लस्टर या सिलेक्टिंग एवरी nth इंडिविजुअल। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एक ऐसी टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जहाँ पर हर nth नंबर को आप सेलेक्ट करते हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक शॉपिंग मॉल से एक दिन में 1000 लोगों ने शॉपिंग की है। अब आप चाहते हो कि कि कुछ लोगों को आप उनमें से ना फ्री गिफ्ट्स दो। तो अब आप कैसे उनको सेलेक्ट करोगे कि हर जो 10वां बंदा है ना उसको आप एक पूरी लिस्ट तैयार करोगे, वो जो 1000 लोग हैं उनकी, ठीक है। उसमें से जो हर 10th नंबर पे है ना उनको आप चूज़ करोगे और उनको फ्री गिफ्ट दोगे। तो वो जो हर 10वां बंदा आपने चूज़ किया है, 10वां फिर 20वां फिर 30 40 इस तरह से 1000 तक, तो उसका मतलब है कि वो जो सैंपल आप चूज़ कर रहे हो फ्री गिफ्ट देने के लिए, वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के थ्रू आपने चूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, द मेन टूल फॉर कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा इज़ क्वेश्चनेयर, एक्सपेरिमेंट, रैंडम सैम्पलिंग या इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है या मेन टूल होता है क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं इंटरव्यू जिसमें इन डेप्थ स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड आ जाता है, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और कंटेंट एनालिसिस। ये कुछ टूल्स हैं जिनके ज़रिए से आप क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, एक्सपेरिमेंटल डेटा, डेटा फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है डेटा ऑब्टेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी और ने कलेक्ट किया होता है और आप जो है फिर उसको अपनी रिसर्च में यूज़ करते हो। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सेंसस डेटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट, एकेडमिक जर्नल्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो डेटा जो दूसरे लोगों ने कलेक्ट किया होता है या दूसरे लोगों ने प्रेजेंट किया होता है, जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज आप लेते हो, वो होता है सेकेंडरी डेटा। और जो डेटा आप खुद कलेक्ट करते हो वो होता है प्राइमरी डेटा, उसको हम फर्स्ट हैंडी डेटा भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ लिकर्ट स्केल इज़ यूज टू मेजर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड एंड परसेप्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ या फाइनेंशियल डेटा। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एटीट्यूड एंड परसेप्शन। अब लिकर्ट स्केल होता क्या है, ये एक रेटिंग स्केल होता है जिसके थ्रू आप लोगों के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को, उनके ओपिनियंस को मेजर कर सकते हो। ये 5 to 7 पॉइंट्स इसमें होते हैं। जैसे अक्सर आप क्वेश्चन में फिल करते हो तो वहाँ पे आपको मिले होते हैं ऑप्शंस, स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री न्यूट्रल, एग्री स्ट्रांगली एग्री। ये लिकर्ट स्केल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट जो है ये सेकेंडरी डेटा होता है, बाकी सर्वे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है मेनली और कॉमनली यूज़ होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें आप नॉन न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हो, सच एज ऑब्जर्वेशन, नोट्स, इंप्रेशंस वगैरह, ठीक है, ताकि आप पार्टिसिपेंट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, डिस्क्राइब डेटा करेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइज रॉ डेटा, इन्फर कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन या टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ टूल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ये एक स्टैट्स की ब्रांच है जो
सैम्पल डेटा को यूज़ करती है कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, यानी लार्ज पॉपुलेशन से रिलेटेड कंक्लूजन देने के लिए सैम्पल डेटा को यूज़ करती है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प रिसर्चर टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, टेस्ट हाइपोथेसिस और प्रिडिक्शंस को बनाने के लिए कॉमन टेक्निक्स इसमें यूज़ होती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, एनोवा, कॉन्फिडेंस इंटरवल और रिग्रेशन एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, एसपीएसएस, एक्सेल, एनविवो या आर। एसपीएसएस, एक्सेल और आर जो है ये क्वांटिटेटिव के हैं, ठीक है, और जो एनविवो है ये क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटेटिव के लिखे हुए हैं, एसपीएसएस, आर, एक्सेल और सास एस एस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं और क्वालिटेटिव के लिए हैं एनविवो, एलटेस्टी, यूडा माइनर, ये कुछ जो हैं वो क्वालिटेटिव के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अ पी वैल्यू लेस देन 0.05 टिपिकली इंडिकेट्स। अब ये पी वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है जो कि स्टेटिस्टिकल मेजर दैट हेल्प्स टू डिटरमिन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट, ठीक है, यानी ये किसी रिजल्ट की सिग्निफिकेंस को डिटरमिन करती है। अगर तो ये वैल्यू पी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस देन हो या इक्वल हो, यानी कि 0.05 वैल्यू ग्रेटर हो, ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट्स हैं वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं, जो कि रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को। और अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो 0.05 से, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू लेस देन है, 0.05 से लेस देन है, तो इसका मतलब है कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है ये इस चीज़ को शो करता है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच मेथड इज़ यूज टू इस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल्स, केस स्टडी, रिग्रेशन एनालिसिस, पायलट टेस्टिंग या क्रॉस टेबुलेशन। तो पायलट टेस्टिंग, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। पायलट टेस्टिंग एक स्मॉल स्केल ट्रायल होता है, प्री टेस्ट होता है जो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और फिजिबिलिटी को मेजर करता है, यानी एक आप प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करने से पहले जो टेस्ट करते हो देखने के लिए कि ये टूल्स और मेथड्स ठीक हैं जो आप यूज़ कर रहे हो या नहीं, तो उसके लिए पायलट टेस्टिंग यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च रेफर्स टू टेस्टिंग मल्टीपल हाइपोथेसिस यूजिंग मल्टीपल मेथड्स टू वैलिडेट रिजल्ट्स, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम 3 लोकेशंस, माइनिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यूजिंग मल्टीपल मेथड्स टू वैलिडेट रिजल्ट्स। अब इसको हम देख लेते हैं क्या है। ट्रायंगुलेशन जो है ये एक रिसर्च टेक्निक है जो मल्टीपल मेथड्स या सोर्सेज को इन्वॉल्व करती है, यानी इसमें मल्टीपल मेथड्स और सोर्सेज होते हैं ताकि आप रिसर्च की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वगैरह को टेस्ट कर सको। जैसे एक रिसर्चर जो है वो स्टूडेंट्स के मोटिवेशन को स्टडी करने के लिए 3 चीज़ें यूज़ करता है, सर्वे भी, इंटरव्यू भी, ऑब्जर्वेशन भी, यानी वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के थ्रू स्टूडेंट की मोटिवेशन को मेजर कर रहा है। तो ये होता है ट्रायंगुलेशन। इससे क्या होता है कि आप मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करते हो और रिजल्ट्स को वैलिडेट करने के लिए, चेक करने के लिए कि रिलायबल और वैलिड हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एथिकल रिसर्च रिक्वायर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखो, यानी हर एक के साथ शेयर ना करो, उनकी प्राइवेसी मेंटेन रखो, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू, इसको कल भी हमने डिस्कस किया था। इसमें ये होता है कि 2 वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं, इंटरनल वैलिडिटी इस चीज़ को इंश्योर करती है कि वो चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में आए हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स परमिशन गिवन बाय पार्टिसिपेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टडी, यानी कि आप पहले बताते हो पार्टिसिपेंट्स को कि ये हमारी रिसर्च है, इसमें ये चीज़ें हैं, सारा कुछ आप उनको समझाते हो, और अगर फिर वो एग्री होते हैं आपको डेटा देने पे, तो इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, यानी उनको पता है कि वो किस चीज़ से मुतल्लिक क्या डेटा दे रहे हैं, आप उनसे कोई चीज़ छुपाओ ना। उसके बाद नेक्स्ट है, बायस इन रिसर्च कैन बी रिड्यूस्ड बाय, यानी आप एरर को किस तरीके से कम कर सकते हो और ज़्यादा बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट्स ला सकते हो। तो इसमें कौन से मेथड चूज़ हो सकते हैं, यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग, डबल ब्लाइंड स्टडीज़, इंक्रीज सैम्पल साइज या ऑल ऑफ अबव। तो इन सारे मेथड्स को यूज़ करते हुए आप बायसनेस को कम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्टिव डेटा, कंट्रोल ग्रुप्स, यूजिंग मल्टीपल रिसर्च या डेटा कलेक्टर्स। तो ये कुछ और भी हैं जिनके थ्रू आप बायसनेस को कम कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट है प्लेजरिज्म इन रिसर्च इन्वॉल्व। प्लेजरिज्म अक्सर हम कहते हैं कि इसमें प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म बेसिकली क्या होता है कि आपने किसी दूसरे बंदे का काम कॉपी किया होता है विदाउट एक्नॉलेजमेंट, उसको क्रेडिट दिए बगैर, तो इसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिसर्च इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू इस्टेब्लिश फैक्ट्स। रिसर्च जो है ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट। अभी जैसे हमने पहले बात की कि दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को आप मैनिपुलेट करते हो, वो कॉज होता है, और इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैनिपुलेट आप करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें उसको फिर मेजर करता है उसका जो उस पर इम्पेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। तो इनके दरमियान एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है जो कि इफ़ेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इफ़ेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस स्टेट्स। नल हाइपोथेसिस क्या है, इसको आप एच नॉट से भी डिनोट कर सकते हो। ये कहता है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। यानी वेरिएबल्स के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टडी कंडक्ट करते हो और देखते हो कि जो बच्चे मॉर्निंग में क्लासेस लेते हैं उनका एग्ज़ाम स्कोर्स है, और जो दोपहर में क्लासेस लेते हैं उनका मार्क्स स्कोर के साथ आप एक रिसर्च कंडक्ट करते हो कि कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस कहेगा कि टाइमिंग जो है क्लास की, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, उसका कोई लेना देना नहीं है एग्ज़ाम स्कोर्स के साथ। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो इसका मतलब है कि वो नल हाइपोथेसिस है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द टर्म ऑपरेशनल डेफिनेशन मीन्स। अच्छा, यहाँ पे ना दो टर्म्स हैं, ऑपरेशनलाइजेशन और कंसेप्चुलाइजेशन। पहले हम इन दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ पे अब दो कॉन्सेप्ट हैं, कंसेप्चुलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन। अब कंसेप्चुलाइजेशन बेसिकली क्या है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कैसे करते हो, डिफ़ाइन कैसे करते हो, वो है कंसेप्चुलाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिफ़ाइन करना है पॉवर्टी को, तब आप कहते हो कि एक बंदा जो है वो दिन के 1 या 2 डॉलर से कम कमाता है, वो है पुअर, और ये कंडीशन कहलाती है पॉवर्टी। या आपने इसको डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या है, आप कहते हो कि ये एक इमोशनल या मेंटल टेंशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या जो भी। आपने इसको डिफ़ाइन कर दिया, तो ये है कंसेप्चुलाइजेशन। और अब ऑपरेशनलाइजेशन क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन बेसिकली ये है कि आप उस कॉन्सेप्ट को मेजर कैसे करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं एक सर्वे क्वेश्चनेयर हो गया, हाउ डू यू ऑफन फील ओवरवेल्म्ड, या फिर वो फिज़ोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखें, आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह, आपकी बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं उस कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए। हैप्पीनेस हो गया, पॉवर्टी हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप उसको डिफ़ाइन करते हो वो होता है कॉन्सेप्चुलाइजेशन, और उसको जो आप मेजर करते हो वो होता है ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है। अब हम इनको देख लेते हैं एमसीक्यूज में। द टर्म ऑपरेशनल डेफिनेशंस मीन डिफाइनिंग वेरिएबल्स इन मेजरेबल टर्म्स। मेजरेबल आप उसको मेजर करते हो। यहाँ पे क्या है कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको कंक्रीट या मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल में चेंज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन। तो यहाँ पे सी है डिफाइनिंग पॉवर्टी एज अर्निंग लेस देन $2 पर डे। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शंस देख लें। राइटिंग का हाइपोथेसिस इतने इरेलीवेंट है, एनालाइजिंग सर्वे डाटा, कंडक्टिंग फोकस ग्रुप और डिस्कशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डिफाइनिंग पॉवर्टी, यानी आप इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हो, और अगर आप इसको मेजर करोगे तो वो होगा ऑपरेशनलाइजेशन। तो ये 35 एमसीक्यूज थे रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।